everyone, welcome to Biosecrets. Today we will discuss part 2 of class 12th biology chapter biodiversity and conservation. In the previous video we have discussed biodiversity and its types. Okay. Discuss how many species are there on earth and how many in India. अब हम देखेंगे कि कितनी स्पीशीज अर्थ पर प्रेजेंट है और कितनी स्पीशीज इंडिया में प्रेजेंट है. According to the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) 2004 के अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज अब तक डिस्क्राइब करी गई हैं है स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन. But we have no clear idea of how many species are yet to be discovered and described. But अभी हमें इसका कोई क्लियर आइडिया नहीं है कि कितनी और स्पीशीज डिस्क्राइब की जाएंगी, डिस्कवर्ड की जाएंगी. Okay. Now, for many taxonomic groups, species inventories are more complete in temperate than in tropical countries. बहुत सारे जो taxonomic groups हैं, उन्होंने temperate regions की तो काफ़ी सारी more species describe कर दी हैं. बट जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उसमें अभी काफ़ी स्पीशीज ऐसी बची हैं जो अभी तक डिस्क्रिप्शन उनका नहीं हुआ है, कोई उनकी डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई है. ठीक है, तो सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स रेंज फ्रॉम 20 to 50 million, बट अ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट मे प्लेसेस द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 million. रॉबर्ट मे ने बताया था कि जो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी है ना, वो लगभग 7 मिलियन है. सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इस IUCN 2004 के अकॉर्डिंग टोटल प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज जो अब तक डिस्क्राइब की गई हैं वो 1.5 मिलियन है टिल नाउ, मीन्स अब तक. रॉबर्ट मे ने एस्टिमेट लगाया, अनुमान लगाया कि 7 मिलियन ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी प्रेजेंट है. एनिमल स्पीशीज 70%, प्लांट स्पीशीज जिसमें एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स इंक्लूड हैं, वो है 22% ऑफ द टोटल. ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Latitudinal gradients. The diversity of plants and animals is not uniform throughout the world. पूरे वर्ल्ड में सभी जगह प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्सिटी एक सी नहीं है, बट शोज अ रैदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है. So for many group of animals or plants, there are interesting patterns in diversity, the most well known being the latitudinal gradient in diversity. देखिए, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो स्पीशीज की डाइवर्सिटी कम होती जाती है. स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स. देखिए, इन जनरल स्पीसाइड में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. तो जैसे जैसे हम ये इक्वेटर से पोल्स की साइड मूव करते हैं, यहाँ मूव करें चाहे साउथ पोल की साइड मूव करें, स्पीशीज की डाइवर्सिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है. जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की साइड मूव करते हैं, स्पीशीज की डाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाती है. ठीक है. विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, ट्रॉपिक्स हार्बर मोर स्पीशीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज. जो ट्रॉपिक्स हैं वहां पर स्पीशीज की डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, टेम्परेट और पोलर एरियाज में स्पीशीज की डाइवर्सिटी कम होती है. देखिए, कोलंबिया इक्वेटर के पास है, वहां पर 1400 स्पीशीज बर्ड्स की प्रेजेंट है. न्यूयॉर्क की बात करें जो कि 41 डिग्री नॉर्थ में है, न्यूयॉर्क में 105 स्पीशीज बर्ड्स की प्रेजेंट है. ग्रीनलैंड में 71 डिग्री नॉर्थ पर है, 56 और कम हो गई हैं. ठीक है, तो जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती चली जाएगी. Now come to India. With much of its land area in the tropical latitudes, has more than 1200 species of birds. इंडिया का ज्यादातर जो लैंड एरिया है वो ट्रॉपिक्स में प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर 1200 स्पीशीज बर्ड्स की प्रेजेंट है. A forest in a tropical region like Ecuador has up to 10 times as many species of vascular plants as a forest of equal area in a temperate region like the Midwest of the USA. अब देखिए, एक तो फॉरेस्ट है जो ट्रॉपिकल एरिया में प्रेजेंट है, इक्वाडोर. अब एक दूसरा फॉरेस्ट है जो टेम्परेट एरिया में प्रेजेंट है, मिड वेस्ट ऑफ द USA में प्रेजेंट है. तो जो ट्रॉपिकल एरिया में प्रेजेंट है वहां पर स्पीशीज जो है वो 10 टाइम्स ज्यादा है टेम्परेट एरिया से. ठीक है.
इक्वेडोर में 10 टाइम्स मोर स्पीशीज हैं वास्कुलर प्लांट्स की एज कंपेयर टू मिड वेस्ट ऑफ द यूएसए विच इज प्रेजेंट इन टेम्परेट रीजन। देखिए अर्थ पर ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी किस एरिया में प्रेजेंट है, कहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है अर्थ पर? सो Amazonian rainforest in South America has the great diversity on earth. Okay. It is home to more than 40,000 species of plants, 3,000 of fishes, 1,300 of birds, 427 mammals, 427 amphibians, and 378 species of reptiles, and more than 125,000 species of invertebrates. These all different types of species are present in Amazonian rainforest in South America. ठीक है? Now scientists estimate that in these rainforests there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named. अब साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ पर लगभग 2 मिलियन, कम से कम 2 मिलियन इंसेक्ट की स्पीशीज ऐसी हैं जो अभी भी डिस्कवर्ड नहीं हुई हैं. ठीक है. Ecologists and evolutionary biologists have proposed various hypotheses. जो इकोलॉजिस्ट हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कई सारी hypotheses propose की हुई हैं. Now we will discuss some important hypotheses. First is speciation is generally a function of time. Speciation जो है वो टाइम का फंक्शन है. ठीक है. स्पेसिएशन क्या होता है? ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज. न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट होगी, उसको टाइम तो लगेगा, है ना. So unlike temperate regions subjected to frequent glaciations in the past, temperate region में frequently glaciations होता था और जो tropical latitude था वो undisturbed रहा था millions of years तक. इसीलिए long evolutionary time tropical areas को मिल गया था for species diversification. स्पीसीज के डाइवर्सिफिकेशन के लिए. ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल. जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट होता है वो सीजनल कम होता है. ठीक है. जल्दी जल्दी से सीजन्स वहाँ चेंज नहीं होते हैं. रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट वहाँ का होता है. ये जो कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट है ये प्रमोट करता है निके स्पेशलाइजेशन को. इससे स्पीशीज जो है अपने निके को स्पेशलाइज कर लेती हैं. ठीक है. निके क्या होता है? फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम. ओके. इकोसिस्टम में क्या रोल प्ले कर रही है, जो फंक्शन कर रही है मतलब स्पीशीज, वो उसका निके है. एंड लेड टू अ ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी. फिर इससे क्या होगा? निके स्पेशलाइज हो जाता था और ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी हो गई थी ट्रॉपिकल एरियाज में. थर्ड पॉइंट इज देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स. ट्रॉपिक्स में सोलर एनर्जी भी ज़्यादा अवेलेबल होती थी विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी. इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती थी. प्रोडक्टिविटी बढ़ने से डाइवर्सिटी भी ज़्यादा हो गई थी, ग्रेटर हो गई थी. ठीक है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. ये देखिए पैटर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी का फर्स्ट पॉइंट था लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, वो अब कंप्लीट हो गया है. अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. सो ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशंस इन द वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स, द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर, एक ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट और जियोग्राफर हैं अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट. ठीक है. उन्होंने बहुत सारे एक्सप्लोरेशन किए थे वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स में और क्या ऑब्जर्व किया कि ऐसा रीजन जहाँ पर स्पीशीज रिचनेस है वो इंक्रीज हुई है विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया. जैसे जैसे एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ाते ही जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? स्पीशीज रिचनेस भी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन ये एक लिमिट तक होगी इंक्रीज. ठीक है. स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होगी जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा और ये एक लिमिट तक होगा. अनलिमिटेड एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है तो अनलिमिटेड स्पीशीज हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है. In fact, the relation between species richness and area for a wide variety of taxa, angiosperm plants, birds, bats, freshwater fishes, turns out to be a rectangular hyperbola. तो जो इसका ग्राफ आता है स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया का जो ग्राफ आता है वो कैसा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. देखिए अभी हम डिस्कस करेंगे ग्राफ भी. लॉग स्केल पर अगर हम रिलेशनशिप देखें इसकी तो वो स्ट्रेट लाइन आती है और हमें इस इक्वेशन से वो मिलती है स्ट्रेट लाइन. लॉग इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए. इसको हम इससे कंपैरिजन कर सकते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स
प्लस सी, ठीक है। x इज log a, m is z and c is log c, y is log s. so x एक्सिस पर हम log a लिखेंगे और y एक्सिस पर log s. ओके, S यहाँ पर स्पीशीज रिचनेस है, A एरिया है, Z क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, रेग्रेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं Z को, एंड Y इज X एंड C इज Y इंटरसेप्ट. इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट, इकोलॉजिस्ट ने क्या डिस्कवर किया कि जो वैल्यू है Z की वो 0.1 से 0.2 ही रहती है, कोई भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप हो या कोई भी रीजन हो. Z की वैल्यू 0.1 टू 0.2 ही रहेगी, ठीक है. चाहे प्लांट्स हो ब्रिटेन के, बर्ड्स हो कैलिफोर्निया की, मॉलस्क इन न्यूयॉर्क स्टेट, स्लोप्स ऑफ द रेग्रेशन लाइन आर अमेजिंगली सिमिलर. बट इफ यू एनालाइज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप्स अमंग वेरी लार्ज एरिया, जैसे अगर हम पूरे कॉन्टिनेंट का स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप देखें, मतलब बहुत बड़े एरिया की जब हम स्पीशीज रिलेशनशिप देखते हैं तो वहाँ पर जो स्लोप होता है ऑफ द लाइन टू बी मच स्टीपर, और z की वैल्यू भी वहाँ 0.6 टू 1.2 हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर फ्रूगीवोरस मीन्स फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो फ्रूगीवोर्स हैं या मैमल्स हैं वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की, उनका जो स्लोप आता है वो 1.15 आता है, ठीक है. नाउ कम टू द स्लोप. देखिए ग्राफ देखिए स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया का लॉग टू लॉग स्केल का इस तरीके से log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a का बनेगा, ठीक है. और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना है s इक्वल टू c a टू द पावर z. इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे s या फिर ये है c प्लस a टू द पावर z. ओके, दिस ग्राफ इज शोइंग स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ऑन लॉग स्केल. रिलेशनशिप कैसी आती है, लीनियर, ठीक है, और वैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. अब हम देखेंगे राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस यूज्ड बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एहरलिक. एक स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट है पॉल एहरलिक. इन्होंने क्या किया, एयरप्लेन मीन्स एरोप्लेन को तो इन्होंने कहा कि एयरप्लेन क्या है, हमारा इकोसिस्टम, और जो उसमें राइवेट्स प्रेजेंट है, जो उसमें मतलब पेच है ना जिससे हमने टाइट कर करके उसको प्लेन को बनाया है. नाउ वी विल डिस्कस राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस. राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एहरलिक ने दी थी. इनके अकॉर्डिंग देखिए इन्होंने क्या कहा कि एयरप्लेन तो इकोसिस्टम है. एयरप्लेन को इन्होंने किसके इक्वल करा, इकोसिस्टम के इक्वल. और जो एयरप्लेन में राइवेट्स प्रेजेंट हैं, जो उसमें पेच हैं, उनको टाइट कर करके अलग अलग पार्ट्स एरोप्लेन के ज्वाइन किए गए हैं, है ना. तो वो राइवेट्स जो हैं वो क्या है, स्पीशीज हैं. एयरप्लेन इकोसिस्टम है और राइवेट्स स्पीशीज हैं यहाँ पर. तो अगर प्लेन का 1 2 3 4 कोई कुछ राइवेट्स अगर रिमूव हो जाएं तो उसमें ये नहीं है कि प्लेन एकदम से डेंजरस हो जाएगा, है ना. इफ एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग इन इट स्टार्ट्स पॉपिंग अ राइवेट, जो भी पैसेंजर उस प्लेन में प्रेजेंट हैं, अगर वो उसमें से पॉपिंग करें मतलब खोल दें उसके राइवेट को, एक पैसेंजर एक राइवेट खोल देगा, तो स्टार्टिंग में उससे कुछ हार्म नहीं होगा. इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, उससे फ्लाइट की सेफ्टी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना. प्रॉपर फंक्शनिंग है वो इकोसिस्टम की, मीन्स एयरप्लेन की प्रॉपर फंक्शनिंग है तो इकोसिस्टम की भी प्रॉपर फंक्शनिंग है. और राइवेट को रिमूव कर रहे हैं मतलब स्पीशीज को रिमूव कर रहे हैं. बट एज मोर एंड मोर राइवेट्स आर रिमूव्ड, बट जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर राइवेट्स के रिमूव होते जाएंगे या स्पीशीज के ज़्यादा नंबर रिमूव होते जाएंगे इकोसिस्टम में से, सो क्या होगा, प्लेन डेंजरसली वीक हो जाएगा कुछ टाइम बाद. इसी तरीके से इकोसिस्टम भी डेंजरसली वीक हो जाएगा कुछ टाइम बाद. फर्दर मोर विच राइवेट इज रिमूव्ड में ऑल्सो बी क्रिटिकल. अब आगे क्या होगा कुछ टाइम बाद कि कौन सा राइवेट हम रिमूव कर रहे हैं, ये भी क्रिटिकल सिचुएशन होगी. अगर राइवेट विंग्स से लॉस होगा, लॉस ऑफ राइवेट्स ऑन द विंग्स, जो कि की स्टोन स्पीशीज हैं. की स्टोन स्पीशीज मतलब
देखिए जैसे एयरप्लेन में उसके विंग्स उसको चला रहे हैं पूरा, मतलब हैंड वो कर रहे हैं ना, सपोर्ट कर रहे हैं उसको विंग्स। इसी तरीके से हमारे इकोसिस्टम को कीस्टोन स्पीशीज बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, ठीक है। is obviously a more serious threat to flight safety than loss of a few rivets on the seats or windows inside the plane. अगर प्लेन के विंडो से या प्लेन में अंदर जो सीट्स प्रेजेंट हैं वहाँ से कोई राइवेट रिमूव करते हैं तो इतना नुकसान नहीं होगा प्लेन को जितना कि उसके विंग्स से राइवेट को रिमूव करने पर होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो जब हम कीस्टोन स्पीशीज को रिमूव कर देंगे इकोसिस्टम से तो इकोसिस्टम को ज़्यादा लॉस होगा, ठीक। If my video is helpful for you, then please like, share and subscribe this channel.